democracy and equality. While I was teaching about state government, I was describing one or two types of government, that is democratic government, federal form of government, isn't it? तो मैंने democratic form of government में बताया था in this type of government we people elect our representative and that representative run the administration. जब आप लोग भी 18 years के हो जाओगे कुछ सालों बाद तो आपको भी वोट देने का राइट मिल जाएगा, आप भी वोट दोगे, ठीक है, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करोगे और वो रिप्रेजेंटेटिव हम पर रूल करेगा। तो ये हुआ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो पढ़ते हैं, ऑन 15th August 1947 India became an independent country and ended the foreign domination. ये foreign domination कौन था और फिर क्या घटना घटी थी? तो वो घटना थी कि ब्रिटिशर्स मीन्स इंग्लिश पीपल हम लोगों को क्या बना लिए थे? हम लोगों को गुलाम बना लिए थे, हम लोगों के देश को कैप्चर कर लिए थे, ठीक है, और यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे थे और near about 200 years they ruled over us and at last on 15th August 1947 we people got our freedom, ठीक है। ये कहानी है, तो उसी को कहेंगे फॉरेन डोमिनेशन। they were dominating over us, they ruled over us, who? Britishers, ठीक है। अच्छा, there was an urgent need to frame our constitution. इन 200 सालों में हमारे देश की स्थिति बहुत ही मिजरेबल मीन्स दयनीय हो गई थी। फ्रॉम फूड टू मेडिसिन, सब चीज के शॉर्टेज थे, भोजन से लेकर मेडिसिन तक की। पीपल वेयर पुअर, the condition of farmers were very bad, the condition of general public was very bad because Britishers destroyed our industry, our handicraft industry, our economic condition. हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। तब क्या हुआ? तो जैसे आजादी मिली तो हम लोगों को जरूरत महसूस होने लगी। देयर वॉज अ नीड टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ, रूल एंड रेगुलेशन बाय व्हिच, अकॉर्डिंग टू व्हिच ए कंट्री रन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? A constitution is a set of rule and regulation on which any country run its administration. एक सेट है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल और रेगुलेशन का, उस पे हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें लिखी हुई है और उसी के तहत, उसी के निर्देशों के तहत, इंस्ट्रक्शन के तहत हमारा देश अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। ये जो फोटो देख रहे हो ये आपका प्रियम्बल है, ये आपका प्रियम्बल है। ये प्रियम्बल क्या है? इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंसानों के अंदर उसकी आत्मा रहती है, तो ये प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है और इसमें जो भी बात लिखी हुई है उसको पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, ठीक है। तो हमारे एक बार प्रियम्बल को पढ़ देते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के सारे लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist,
सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं? सॉवरेन बनाना चाहते हैं। सॉवरेन मीन्स ऑफ इट्स ओन रूल। अब से इंडिया की अपनी रूल होगी। इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंट्रोल। इस पे कोई भी बाहरी तरीके बाहर से या अंदर से फोर्स नहीं करेगा कि ऐसे करो वैसे करो। ये फ्री है, ये आजाद है, इसकी अपनी रूल है। अब तो ब्रिटिश चले गए तो रूल तो हमारा अपना हो गया, है ना। सॉवरेन का मतलब होता है ऑफ इट्स ओन रूल, ओन अपना रूल, एंड फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। और क्या? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स where all person are equal and they will get equal pay, equal justice and everything। जहाँ की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर इंसान को जो काम करने पर बराबर बराबर पेमेंट मिलनी चाहिए और हर कोई इक्वल होनी चाहिए। सेक्युलर, यहाँ पर धर्म के नाम पर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऑल आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। और डेमोक्रेटिक का मतलब बता दी, जहाँ की हम अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने इलेक्ट करेंगे। और रिपब्लिक का मतलब क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। ये जितनी बातें बताई क्लास 8 में, इतनी बातों पर आपको बड़ा सा आंसर लिखना होगा 5 मार्क्स का। रिपब्लिक क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। ओके। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसके सारे सिटीजन को जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगी, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आजादी। एक्सप्रेशन, बिलीफ, अपने आप अपने बात को रखने की आजादी। विश्वास, कोई भी फेथ हो, मेरी ईश्वर में आस्था है नहीं है, सब उसको वो आजाद है इस तरह की थिंकिंग रखने की। एंड टू प्रोमोट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी। और सबके बीच में क्या प्रमोट करेंगे हम लोग? फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति का एक सम्मान होता है। आप बच्चे का भी एक डिग्निटी है। आपको भी अगर हम सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं तो आपके भी अंदर में बहुत बुरा लगता है कि ये बात मुझे मैम पर्सनली भी बोल सकती थी, सबके सामने बेइज्जत उन्होंने क्यों किया। हर इंसान की एक डिग्निटी होती है। मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी तो आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे। रिस्पेक्ट कोई भीख में नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट को छीना भी नहीं जाता है। रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश को क्या करेंगे? यूनाइट करेंगे। हम लोग यूनाइट नहीं थे, हम लोग यूनाइट नहीं थे। आपने राजपूतों के बारे में पढ़ा, इंडियन रूलर के बारे में, कि दे वर नॉट यूनाइटेड। इससे मुस्लिम रूलर्स हमारे यहाँ इन्वेट कर दिए, अटैक कर दिए, है ना। तो हमें देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी को बनाए रखना होगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्होंने मदद की। ये एक इनडायरेक्टली बॉडी थे जिसमें कि बहुत सारे मेंबर थे, 15 फीमेल मेंबर थे। इसमें सारे कास्ट के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग बड़े बड़े लीडर थे। इसमें बी आर अम्बेडकर थे, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत लोग थे। सब 8th क्लास में जाकर पढ़ोगे। 15 फीमेल मेंबर थे, सचिता कृपलानी थी, सरोजनी नायडू थी। इन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, आज के दिन हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड गिव टू आवरसेल्फ द
कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को ये गिफ्ट दे रहे हैं कि आज से हम आजाद हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे देश का शासन चलाया जाएगा। आज तक आपने समझा था इसका मीनिंग? रीडिंग डालने को बोला गया होगा बट मीनिंग नहीं जान रहे होगे। कितनी अच्छी मीनिंग है, यस मैम, नहीं बहुत पता। अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। नहीं तो पता। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसे पढ़ के हमें झट समझ आ जाता है कि हमारे देश में कोई भी भेदभाव नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन। कानून गरीब अमीर जात पात लड़का लड़की इसके तहत कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सबको इक्वल ट्रीट करेगा, है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी। उसको अडॉप्ट उस दिन किया गया था, बट वो इफेक्ट कब हुआ, इफेक्ट किस दिन से हुआ, तो 26 जनवरी 1950। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। It guarantees equality to all citizens and thus establishes a rule of non-discrimination by the state in every sphere। बोली ना, ये हमारा देश डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हमारा कानून डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, मतलब भेदभाव। Our constitution ensures that the state treats all the citizens equally and allow equality of status and opportunity to all। हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई कहीं रहते हो, कोई कहीं रहते हो, कोई किसी कास्ट के हो, कोई किसी कास्ट के हो, किसी का धर्म अलग है, किसी की बोली अलग है, बट सब एक क्लास में बैठकर इक्वल अपॉर्चुनिटी पा रहे हो, एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक दलित थे और उनको जमीन पर एक कोने में बैठकर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उस समय लोगों में डिस्क्रिमिनेशन था। और वो इंसान, वो कोलंबिया गए, वहां जाकर पढ़ाई की और वो इंसान हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, इतना बड़ा काम कर गए। उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो मैम, कैन यू प्लीज अगेन रिपीट द नेम? रिपीट दी नेम ऑफ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर ऑफ इंडिया। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव राव अंबेडकर, अम्बेडकर। हाँ, जिनका की एब्रीविएशन है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, बी से भीम, आर से राव, अम्बेडकर, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन तुम्हारे यहाँ पर दिया हुआ है। A constitution is a set of regulations that a set of people have made and agreed upon. It is often a written document। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, इस बारे में भी क्लास 8 में और विस्तार से पढ़ोगे, है ना। ये हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है। इट लेज डाउन पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इतने दूर तक आप टिक कर लो, ए कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर गवर्नमेंट तक। ए कॉन्स्टिट्यूशन से ये क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है, ये लाइन टिक कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। प्रियम्बल के पास लिख लो कि प्रियम्बल क्या है, तो ये सोल है, SOUL, सोल है, और दूसरा है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। इतनी बातें मैं आपको बता दी। अब जल्दी से आगे बढ़ती हूँ, क्या करूं, जल्दी से बढ़ ही नहीं पाती क्योंकि एक लाइन के पीछे इतने सारे मीनिंग छुपे हैं और मैं उसमें कटौती कर ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी दे देनी चाहिए जो मेरे पास है ना। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, टीचर का काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, मेरे अंदर के नॉलेज को आपके अंदर डाल देना है। वो अलाउद्दीन का चिराग है ना, और ऐसे छू दी और ट्रांसफर हो गया आपके दिमाग में। क्यों अंकुर मुस्कुरा रहा है, अंकुर, शिवम? मैम इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट किया था ये चैप्टर पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ ही साल में आप 18 इयर्स के हो जाओगे, तो आपको तो एक जिम्मेदार सिटीजन बनना है ना, हमारे देश को और तरक्की के रास्ते पर ले जाना है।
प्रॉमिस करो कि सब बहुत अच्छे अच्छे काम करोगे, हमारे देश को बहुत आगे ले जाओगे, है ना? हाँ, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। ओके, आज शिवम के पीछे आज कोई हलचल नहीं हो रही है। शिवम बिल्कुल शांत बैठा हुआ, पीछे में कोई हलचल नहीं हो रही है उसकी स्क्रीन पर। मैं तो बहुत खुश होती हूँ देख करके, शिवम के पीछे कुछ कुछ होता रहता है। चलो चलो, मजाक कर लिया, पढ़ा देती हूँ जल्दी से। हाँ चलो, सेंचुरीज ऑफ सबजुगेशन। ये सबजुगेशन क्या है? उन लोगों ने, सेंचुरी किसको कहते हैं? 100 इयर्स को, है ना? और ब्रिटिश लोग हम लोगों पर कितने साल तक रूल किया था? 200 इयर्स, है ना? तो इसी को कहेंगे कि सदियों से ये हमको सबजुगेशन, हमें इन लोग दबा कर रखे थे। कास्टिज्म, जात पात, अंग्रेज हम लोगों को क्या कहते थे? ब्लैक पिग कहते थे। क्या कहते थे? ब्लैक पिग। दे कंसिडर, yes, they consider ourselves inferior and think that they were superior. वो सुपीरियर और हम लोगों को कहते थे हम लोग इंफीरियर हैं, ठीक है? तो कास्टिज्म था, पॉवर्टी गरीबी, इलिटरेसी निरक्षरता हैड वीकेंड द इंडियन सोसाइटी। तो ये सारा लाइन अंडरलाइन करो, ये सब क्या था? ये सब इविल्स थे। कास्टिज्म, पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये तीनों चीज ने इंडियन सोसाइटी को वीक बना दिया, कमजोर। हाँ बोलो अनुष्का। मैम इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग मैं नहीं समझी। इलिटरेसी, इलिटरेसी, मैं नहीं समझी। निरक्षरता, द पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, द पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। हाँ, और उसका उल्टा क्या होगा? लिटरेट। हम लोग कौन है? हम लोग पढ़ लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या हुए? लिटरेट, लिटरेट। एंड द पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, दे आर इलिटरेट, इलिटरेट, ठीक है? चलो, our constitution framers wanted to eradicate the discrimination. eradicate मतलब remove, हटाना। eradicate मतलब दूर करना, remove। लिखो 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 लिखो, remove। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर चाहते थे to eradicate the discrimination, भेदभाव को दूर किया जाए, that had divided the Indian society on the lines of religion, caste and economic status by ensuring the upliftment of all, especially those who had been exploited. India has adopted secularism, where everyone is free to follow the religion of one's choice, and the state does not have, हमारे देश का, हमारे स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। ये नहीं, हमारा स्टेट नहीं कहता कि हम हिंदू हैं और बिहार में रहने वाले लोग सिर्फ हिंदू ही रिलीजन को मानेंगे, किसी और रिलीजन को रहने का जगह नहीं है, ये सब कहता है? बिल्कुल नहीं कहता है ना? हमारा देश भी ऐसा नहीं कहता है। सारे धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, अपने चॉइस से अपना रिलीजन मानते हैं। तो ये कैसा कंट्री है? सेक्युलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू एस्टैब्लिश ए सोशल ऑर्डर where identification of person is not on the basis of religion he or she follow, the caste he or she belongs to, but is on the basis what he or she is, what she has made himself. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? किसी पर्सन को उसके रिलीजन के नाम पर नहीं जानता है कि वो इस धर्म का है, वो इस धर्म का है, उसके कास्ट से भी नहीं जानता है कि वो इस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है। तो किस तरह से जानता है? वो जानता है कि हम और तुम क्या हो और हम क्या है, क्या हमने अपने आप को बनाया, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया, एक लिटरेट पर्सन, ह्यूमैनिटी को मानने वाला, कैसा अपने आप को बनाया, इस बात को मानता है। इन क्लास 6 वी हैव, 6 में आपने पढ़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो बस इतना जान लो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, कि राइट टू वोट, द पर्सन हु इज above 18 years old, 18 years से लेकर अंत तक सबको क्या करने का हक है? वोट देने का हक है। सबको वोट देने का हक है ना? अच्छा, नेक्स्ट है
वन मैन वन वोट, हमारे देश में एक इंसान को एक वोट देने का हक है, ठीक है। और ये जो वन मैन वन वोट है, ये बहुत करेजियस स्टेप है, क्योंकि उस समय ज्यादा तो लोग क्या थे, इलिटरेट थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उनके हाथों में ये हक दे देना कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे, और वो रिप्रेजेंटेटिव वो देश चलाए, ये बहुत ही करेजियस स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर का। आप कोई डिसीजन कुछ किसी अनपढ़ व्यक्ति को दे दो कि वो तुम्हारे लिए निर्णय ले, तो क्या ये चिंता की बात नहीं होगी? वो तो समझ ही नहीं पा रहा है वो क्या निर्णय लेगा। तो ऐसे समय में जब इंडियन मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर इलिटरेट, और उनको ये पावर दे देना कि they can cast their vote and elect their representative, it was a courageous step for the constitution maker. The people of India cast their votes and elect their representative for a fixed period. हम लोग एक फिक्स पीरियड, कितने साल के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं? 5 years. 5 years. वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर 5 years के बाद 5 नेक्स्ट years. इलेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर पेज 151 में ये कार्टून को देखने के लिए कह रहा है। माने लीडर लोग क्या करते, वादे करते हैं, क्या मेरे पास योजनाएं हैं, मेरे पास घोषणाएं हैं, मैं वादा करता हूँ कि जीत करके आपको पानी की व्यवस्था करवा दूंगा, सड़क बनवा दूंगा, स्कूल खुलवा देंगे। तो ये आदमी, आम आदमी कहता है कि मेरे पास वोट है, तुमसे ज्यादा पावर है, अगर नहीं करोगे तो 5 साल बाद तुम्हारी सरकार को हम लोग गिरा देंगे और नई सरकार का हम लोग इलेक्ट करेंगे, है ना। अच्छा, मैम, हाँ बोलो। अगर वो लोग अच्छे से रूल नहीं करेंगे तो मैम पहले भी ना हम लोग उन लोग को डिसॉल्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट रूल चला सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, एक आदमी के कहने से वो नहीं होगा। ये तो मतलब कि कंबाइनली हम लोग, अगर मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, तब ऐसा हो सकता है। अगर मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर उनके खिलाफ, क्या आशीष? मैम लगभग कितना आदमी अगर सेक्रीफाइस, वो तो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक परसेंटेज होगा, जिस तरह से कोई बिल मेजॉरिटी में तुम्हें मैक्सिमम बताया गया ना कि कितने मेंबर होने चाहिए। उस मेंबर्स में मेजॉरिटी वाले अगर नाखुश हैं, है ना, उन लोग के नाखुश रहने से नहीं होगा, जनता जनता, है ना। तो फिर जाकर के उन लोग के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। Elections are the basis of equality. Many political parties participate in election. हमारे यहाँ ढेर सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं। तुम लोगों ने उस दिन भी शायद बोला था, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, हाँ जेडीयू, बहुजन समाज पार्टी, बहुत, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारे हैं, है ना। तो पार्टी कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड एंड सपोर्टेड विथ मैन पावर एंड फाइनेंसेस। पार्टी कैंडिडेट को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, और उनके पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट करते हैं, और सपोर्ट विथ मैन पावर, उसके पास मैन पावर भी होता है, और उसके पास उसको फाइनेंस, रुपए पैसे से भी सपोर्ट की जाती है, पॉलिटिकल पार्टी उसको करते हैं। और having a definite program that the general public is familiar with. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उसको अपने कैंपेन अपने करने पड़ते हैं। इलेक्शन के पहले रैली वगैरह होती है, देखे ही होगे कि आज कांग्रेस की रैली है, आज वो वहां पर जाकर भाषण देने वाले हैं, आज वो लीडर आने वाले हैं, आज वो लीडर आने वाले हैं, और उन लोग लीडर अपनी अपनी भाषण देते हैं कि अगर मुझे आप इलेक्ट करेंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इस तरह से घटनाएं घटती है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट है, मान लो कि मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं तो किसी पार्टी की नहीं हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, तो मैं कहलाऊंगी इंडिपेंडेंट लीडर।
लेकिन मेरे पास नहीं मैन पावर है, नहीं फाइनेंस है, नहीं पैसा है, तो मेरे लिए थोड़ी कठिनाई हो जाएगी कि मैं जनता को कन्विंस करूं कि मुझे वोट देने पर मैं आपके लिए अच्छा काम करूंगी। लेकिन पार्टी वाले क्या करेंगे? पैसे के बल पर और मैन पावर के बल पर चारों तरफ आपकी पब्लिसिटी करेंगे, पैम्पलेट छपाएंगे, आपकी रैली करवाएंगे, ये वो फलाना ढकाना करके वो वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे पास चूंकि मैन पावर भी नहीं है, और अगर मैं करती हूँ कोशिश, अगर मैं एक रिच पर्सन हूँ और मैं अपने फाइनेंस की मदद से मैं इंडिपेंडेंट हूँ, उसके बावजूद कुछ लोग जुटा लेती हूँ और अपनी पब्लिसिटी अपने अच्छे से करती हूँ और आपको कन्विंस कर देती हूँ और आप हमें वोट भी दे देते हैं, तो मैं भी इलेक्ट हो सकती हूँ। बट इट इज अ टफ टास्क फॉर इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट कंटेस्टेंट, ठीक है। It is not an easy task for an independent candidate, a person who does not belong to a political party, to contest election. कहानी समझे? इस बारे में समझे? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की कहानी समझे? वो क्यों कठिन है उसके लिए इलेक्शन लड़ना, जो मैंने अपना एग्जाम्पल देकर बताया। क्योंकि न तो मेरे पास मैन पावर है, न तो मेरे पास फाइनेंस है, न तो मैं इतने रैली, इतने कुछ रैली में क्या होते हैं, ढेर सारे लोगों को, गरीब गरीब लोगों को बुला लिया जाता है गांव से, फार्मर हैं, मजदूर हैं, देखती नहीं हो, वो लोग आए जा रहे हैं, लगातार लाइन से आ रहे हैं, उन लोग को खिलाने पिलाने की व्यवस्था होती, तो ढेर सारा खर्च करते पार्टी मेंबर, क्या पाने के लिए? वोट पाने के लिए। वोट पाने के लिए। यही जगह अगर वो लिटरेट होते, अगर वो समझते कि ये खाना तो एक दिन का है, बाकी समय क्या खाएंगे, आप मुझे रोजगार दो, आप मुझे रोजगार दो, आप मुझे लिटरेसी प्रोवाइड करो, पढ़ने लिखने, ताकि मैं भी सोच सकूं, मैं भी समझ सकूं, मैं भी अच्छा कमा सकूं, मैं भी लाइफ ऑफ डिग्निटी और अच्छे जीवन जी सकूं, है ना। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश की। अच्छा, अब है मल्टी पार्टी सिस्टम। सेकेंड पैरा देखो, वही मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि हमारे यहाँ ढेर सारे पार्टी हैं। क्या बेटा? नहीं, ना ना, मल्टी पार्टी सिस्टम मैंने अभी ना बताई कि इन आवर कंट्री सो मेनी पार्टीज आर देयर। पार्टी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट गेट्स द मेजॉरिटी टू फॉर्म द, कभी कभी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, 2 और 3 पार्टी मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं, तो उसको कहते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पे वो वर्ड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मल्टी पार्टी सिस्टम लिख दिया है, ठीक है। द इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और ए पर्सन whom the combination of party supports becomes the prime minister. A party or combination of party that fail to get majority of seat in the election perform the role of opposition. और जो पार्टी इतना वोट नहीं पा सकती है, इलेक्शन जीत नहीं पाती है, पा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जीता, मान लो कि उसने 200 सीट जीता, मान लो कि उसने 200 सीट जीता, और नेक्स्ट जो पार्टी है जो जीत नहीं पाए, मान लो कि वो 125 सीट जीते, मान लो, और उसके बाद किसी ने 2 सीट जीता, किसी पार्टी ने 10 सीट जीता, किसी पार्टी ने 5 सीट जीता, तो मेजॉरिटी 200 वाले के बाद किसका नंबर है? 125 वाले का, है ना। तो ये 125 सीट जिसने जीती, वो क्या बनाएगा? वो ऑपोजिशन पार्टी बनेगा, वो ऑपोजिशन पार्टी बनेगा। मेजॉरिटी पार्टी के दूसरे तरफ वो बैठेगा, वो ऑपोजिशन पार्टी बनेगा। और ऑपोजिशन पार्टी का क्या काम है? कीप ए चेक ऑन द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी तो उसके पास पावर आ गया, वो कुछ भी कर सकता है, 5 साल के लिए आ गया है, जनता के साथ धोखा भी कर सकता है। जब उसे हटाने की योजना चलेगी, वो सक्सेस होगी, तब तो उसे हटाओगे ना।